लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को बॉन्ड से मिलने वाले चंदे पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, साथ ही इससे वोटर के अधिकार का भी हनन होता है। जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग का सोर्स जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत का जरिया बन सकता है। चुनावी बॉन्ड के अलावा चंदा देने के दूसरे विकल्प भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में शुरू हुई थी। इसका मकसद राजनीतिक दलों को होने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। इस बॉन्ड को एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचों से कोई भी खरीदकर पार्टियों को डोनेट कर सकता था। पार्टियां इसी बॉन्ड को 15 दिन के अंदर कैश कराकर रकम हासिल करती थी। इस पूरी प्रक्रिया में चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं होती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोधी इसे मोदी सरकार का स्कैम बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 16,518 करोड़ रुपए के 28,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बॉन्ड बीजेपी को जारी किए गए। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के साथ पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर बीजेपी पर हमला भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा देश की जनता को कि कौन कॉरपोरेट घराना, कौन उद्योगपति किस राजनीतिक दल को या सरकार को कितना पैसा चंदे में दे रहा है और उसकी मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सरकार चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाना चाहती थी। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर अ वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। यह भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। सवाल यह है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस मकसद से लाया गया था वो हासिल करने में विफल हो गया? सरकार चंदा देने वालों की गोपनीयता की आड़ क्यों लेना चाहती थी? क्या ये बॉन्ड स्कीम गैर वाजिब तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में झुकी हुई थी? क्या ये स्कीम कॉर्पोरेट घरानों के लिए अपने फायदे में सत्ता को खुश करने का जरिया बन गई थी? और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे का रास्ता क्या होगा? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो दिए जाते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, वो बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि कोई भी चंदा इस बॉन्ड के जरिए नहीं दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा, पहला सवाल जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, क्या ये मूल जो मकसद बनाया गया था उसको ही उलट दिया गया
या उस मूल भावना को रोक दिया गया क्योंकि उसमें शक की गुंजाइश थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील A.K. वाजपेयी जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वाजपेयी जी, आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं। क्या ये बॉन्ड की जो स्कीम को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो ये मूल उद्देश्य जो था इसका पारदर्शिता लाना, देनदार जो है उसको गुप्तदान टाइप का छुपा रहे और काले धन को भी रोक लगे, जैसा कि भी रविशंकर प्रसाद जी भी कहे थे, तो ये उद्देश्य फेल हो गया क्या इसका, या वाकई इसमें एक शक की गुंजाइश थी इसलिए ठीक किया गया? नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है, जुडिशियल स्क्रूटनी करी है, बिकॉज अमेंडमेंट किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, और एक आध रिलेवेंट जो एक्ट कंपनी लॉ है उसमें भी अमेंडमेंट करके ये प्रावधान एक तरीके से लाया गया था। और इसके पीछे जो सरकार की मंशा रही थी वो ये रही थी कि काले धन पे रोक लगे, बिकॉज ये जो पैसा देंगे चेक के थ्रू ही जाता है। आप जाएंगे अपने अकाउंट से बॉन्ड खरीदेंगे और बॉन्ड जाके आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाना शुरू कर दिया विपक्षी पार्टियों ने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि इससे पहले 2018 में ये अमेंडमेंट आया था, उससे पहले भी तो ये प्रावधान था कि 7.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट कोई भी कंपनी जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है। उसमें ये था कि वो नाम पता चल जाता था। इसमें ये कि बॉन्ड कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, और इलेक्शन कमीशन भी पॉलिटिकल पार्टियों को कंपेल नहीं कर सकती कि आप नाम डिस्क्लोज करो। तो प्रैक्टिकली ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी का सम्मान किया है। उन्होंने ये पाया कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर हर सिटीजन का ये अधिकार है कि वो इस बारे में जानकारी ले सकता है और ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन भी दी कि भाई आप जो है ना 12 मार्च तक शायद है कि पूरा कितना आया, कितना पैसा किसके थ्रू आया, कितने बॉन्ड किसने खरीदे, वो सब अपनी इलेक्शन की कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर डालिए। और इस तरह की डायरेक्शन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा ये कि ट्रांसपेरेंसी आए और सरकार की भी मंशा ये थी कि ट्रांसपेरेंसी आए। और इसका देखो पैसा तो सबको मिला है, ये नहीं है कि पैसा एक ही पार्टी को मिला है। अभी मैं डाटा देख रहा था तो करीब 16,000 करोड़ रुपया 2018 से मिला है। और इसमें जो पार्टियां हैं उसमें बीजेपी को ऑफकोर्स सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन जो टोटल पार्टियां हैं 6 तो नेशनल पार्टियां हैं और 61 पार्टी जो है वो स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं। तो नंबर 1 बीजेपी को मिला है, नंबर 2 कांग्रेस को मिला है, नंबर 3 टीएमसी को मिला है, नंबर 4 बीजेडी को मिला है। तो पैसा तो सबको मिल रहा है। अब इसके पीछे दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया वो जी, इसमें विपक्ष का आरोप है कि क्विड प्रोको हुआ है और ब्लैक मनी का जो दावा किया गया था दरअसल ब्लैक मनी ही यूज हुई इसमें। इसको कैसे देखते हैं आप? क्विड प्रोको तो वर्ड तो बड़ा भारी वर्ड है। देखो, क्विड प्रोको का मतलब है कि आपने अगर कोई चीज दी तो उसके बदले में आपको क्या फायदा पहुंचाया। तो ये तो इनको पर्टिकुलर केस में पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना। खाली क्विड प्रोको आप प्रिज्यूम कर लेंगे। देखिए, पिछले जब से ये आया 18 से एक केस हमको ये बताएं, या एक केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर इन्होंने किसी ने हाईलाइट किया हो, ऐसा तो आया नहीं कि क्विड प्रोको जो है इस्टेब्लिश हो गया। ये डाउट किया जा रहा है, दे आर डाउटिंग गवर्नमेंट कि भाई कहीं ये क्विड प्रोको का चक्कर तो नहीं है। तो इसमें हम सहमत नहीं है कि अगर क्विड प्रोको होगा, क्विड प्रोको का अगर केस कोई बनता है तो कल उसके खिलाफ एक्शन होगा, कल ही कार्रवाई भी होगी। अगर गवर्नमेंट ने भी किया है, गलत तरीके से कोई टेंडर दे दिया है या आउट ऑफ टर्न कोई टेंडर दे दिया है या जनरल कंडीशन को वायलेट करके किसी को फेवर किया है, तो वो उसके खिलाफ तो कार्रवाई रूल में अवेलेबल है, वो उसके खिलाफ हमेशा होगी। हम ये कह रहे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट है जी उसके लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने की जरूरत नहीं थी। वो तो अगर किसी को टेंडर गलत तरीके से दिया तो वैसे ही चैलेंज किया जा सकता था। बॉन्ड से उसको जोड़ना, सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कानून की नजर में। मैं आता हूं सर आपके पास एक राय। आप कैसे डाउट कर? नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मैं तो सर सवाल पूछूंगा सिर्फ आज।
अश्विनी दुबे जी हमारे साथ भी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। दुबे जी, आपने ये जो फैसला आया, दो महत्वपूर्ण बातें इसमें दिख रही हैं कि एक तो पूरा स्क्रैप, और दूसरा जो सारे नाम हैं वो दिए गए इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक किया, SBI दे इनको। इस कानून का मूल उद्देश्य शायद यही था कि नाम न बाहर आए और हम बॉन्ड के जरिए दें। अब वही नाम बाहर आएंगे तो क्या ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जिसने दिया, भाई हमने तो इस कंडीशन में दिया था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं सबके नाम बाहर निकालो, सबके नाम पता चलने चाहिए, तो क्यों? नहीं, संवैधानिक बेंच की जजमेंट आने के बाद जब तक कि उसको ओवर रूल नहीं किया जाता या उसके कॉन्ट्ररी कोई दूसरी अपर बेंच की या उसी बेंच की कोई ऐसी जजमेंट आ जाए जो लूप होल ये थोड़ा सा छोड़े, तब तक ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब चैलेंज करने का देखिए, जुडिशियल रिव्यू तो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एंटिटी का फंडामेंटल राइट है। तो जो भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटअप हो, जो दानदाता है, उस दानदाता को लगता है कि जिस समय उसने चंदा दिया, गुमनाम चंदा, उस समय जो पॉलिसी एग्जिस्टेंस में थी, वो पॉलिसी ये थी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। इसलिए नहीं की जाएगी कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी जो है प्रतिशोध की बात अपने मन में रखे। ये एक विषय हो सकता है, लेकिन जब पूरी स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई, उस स्कीम को ही आर्टिकल 19(1)(a) संविधान का और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का और आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानते है, ये जुडिशियल रेमेडी है, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है कि आपको मुकदमा डालने का ही अधिकार नहीं है, यहां अधिकार है। अब सवाल एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रीजंट जजमेंट थी, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन और प्रोपोर्शनैलिटी को, जो सरल शब्दों में हम कहें, जो वहां पर ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने 4 जजेस की बेंच से कॉन्कर करते हुए अपना जो व्यू दिया, वहां पर एक बात ये आती है कि जो पार्टी पावर में है उसको थोड़ा ज्यादा चंदा और जो कम है उसको कम चंदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्टी पावर में, स्टेट्स में आप देखिए दूसरी रूलिंग पार्टीज हैं, उनको भी चंदा आया है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस जो फलक्रम है डेमोक्रेसी का, जिसको हम ये कहते हैं कि ये बड़ा पारदर्शी, बड़ा न्यायप्रिय, जनता के लिए अकाउंटेबल, जनता के लिए अमेनेबल होना चाहिए, तो भैया आप पैसा जो ले रहे हैं उस पैसे के बारे में भी तो आप बताइए कि आपने जो पोस्टर छपवाया, जो होर्डिंग्स लगवाई, जो रैलियां आयोजित की, जो इसके पीछे जितना पैसा खर्च हुआ, कहां से आया, कैसे आया, नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक मनी इरेडिकेट करने के नाम पर जो पैसा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे का सोर्स क्या है? क्योंकि आप समझिए, आपका यही तो है कि आपको स्टेट बैंक के 29 जो चुनिंदा ईयर मार्क्ड। अश्विनी जी, तो ये तो हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया अपने चुनाव में? नहीं, ये दिया जाता है, लेकिन इसीलिए ये दिया जाता है, तो अगर वो दिया जाता है, वो इलेक्शन का, प्री इलेक्शन की बात करते हैं, ऐसे समय पर करते हैं जब कहीं पब्लिक रैली हो रही है, पॉलिटिकल रैली किसी पार्टी की हो रही है, उसकी एमिनेबिलिटी क्या थी, उसका क्या वो था, ये बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं, आप जब डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पब्लिश होंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी विनिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पब्लिश नहीं करते तो इवन इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी और उसका जो कैंडिडेट है वो भी कंटेम्प्ट में लायबल होगा, और 5 लाख 7 लाख का जुर्माना टीएमसी और बिहार के लोग उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पर लग भी चुका है कुछ महीने पहले, आपने देखा हो। तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी की बात ये आती है कि जो चंदा आ रहा है, गुमनाम चंदा, कौन चंदा देता है, दान गुमनाम नहीं हो सकता, चंदा देने वाला क्यों नहीं चंदा देने वाले को, अगर वो इनकम टैक्स रिबेट ले रहा है तो निश्चित तौर पर, अगर इनकम टैक्स रिबेट ले रहा है तो उसको ये भी बताना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा प्रॉफिट नहीं है जो, और नहीं, अश्विनी जी, शुरुआत में यही तो बात हुई थी कि मूल भावना ये थी इस कानून की या इस इलेक्टोरल बॉन्ड की कि एनोनिमिटी रहेगी और प्रतिशोध की भावना ना आए किसी दूसरे के लिए, इसलिए ऐसा किया गया था। अब अगर मान लीजिए इसको ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए और सब लोग खुलेआम चेक देंगे, तो फिर हम उसी स्थिति में पहुंच गए जब प्री इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सिचुएशन थी। तो पैसा तो पहले भी आता था वाजपेयी साहब, आदरपुर, पैसा तो पहले भी आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, लेकिन अब
कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी जब आर्ग्यूमेंट के समय नहीं देखा कि कोर्ट ने कहा कि भाई आप ब्लैक मनी को इराडिकेट करने के लिए, सब कुछ व्हाइट करने के लिए, और दूसरी तरफ उसी तरीके से गुमनाम तरीके से फंडिंग ले रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उस पर एक प्रहार है? ये एक प्रश्न है। बॉन्ड से जब पैसे ले रहे हैं, बैंक में जाके आप केवाईसी करके बॉन्ड दे रहे हैं, तो फिर ब्लैक मनी कैसे हो रही है? तो फिर जनता को जानने का अधिकार है। तो जनता नहीं सर, फिर तो वो कानून ही बदल सब। यही तो एक ट्रिक फंस गई ना कि आप कह रहे हो कि नाम जानने का जनता को अधिकार है, तो फिर ये तो बॉन्ड वाला कानून ही नहीं होना चाहिए। तो फिर तो जो पहले चल रहा था वही चले। इसीलिए तो इस स्कीम को ही पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पे फिर वही मूल, कोई भी कानून जो बनता है उसकी मूल भावना ये होती है कि उसमें प्रतिशोध की भावना ना हो या कुछ ना बने। लेकिन अगर वो चीज सामने आ गई तो फिर तो इस कानून का कोई मतलब ही नहीं हुआ। प्रतिशोध तो उसके बजाय बिना भी, आज देखिए, आज तो एक संवैधानिक कोर्ट का फैसला आ गया। हाँ। प्रतिशोध तो हमेशा से, आज नहीं, आप 1951 में 52 में भी देखिए, नेहरू जी के ऊपर भी ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने का वो चलता था। और आज 2024 आज भी यही चल रहा है। तो लेकिन अब एक संवैधानिक चोला, क्योंकि हम कहते थे, क्योंकि देखिए एक रेशियो ये भी देखिए कि जो पार्टी ज्यादा पावर में है उसको निश्चित तौर पर ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसा कम ऐसा नहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन जो नेता घूम घूम करके कह रहे थे भाई फला इंडस्ट्रियल सेटअप को, सारी पॉलिसीज उसके फेवर में बन रही है, वो ये कि संवैधानिक बेंच की जजमेंट उस पर मील का पत्थर साबित हो रही है। जी महिमा जी, ये जो कानून अब खत्म कर दिया गया है, इससे क्या लाभ होने वाला है? किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आएगी और कैसे ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? अब तो फैसला आ गया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते नीरज जी। आज ये लोकतंत्र की जीत हो गई है। जिस लोकतंत्र को ये सेल पर लगाया हुआ था ना पिछले 7 वर्षों ने भाजपा ने, उस लोकतंत्र की आज जीत हुई है। और चुनावी भ्रष्टाचार की जो गर्भनाल भाजपा ने बना दी थी, उस गर्भनाल को आज काटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया है और बखूबी कर दिया है। अभी मैं जब बात सुन रही थी, बहुत ही सुलझे हुए वकील हैं उपाध्याय जी तो, लेकिन वो जब बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पहले भी होता था। कांग्रेस की आज तक की संपत्ति 805 करोड़ रुपए है 75 वर्ष में। 75 वर्ष में हमने क्या किया जो सेल पे लगाया भाजपा ने, वो तो सर्वविदित है ही। हमारी संपत्ति 75 वर्ष में 805 करोड़ और भाजपा की संपत्ति 10 वर्ष में 6046 करोड़। आज भाजपा का प्रवक्ता आपके पैनल पे नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि कितना करारा तमाचा आज भाजपा के चेहरे पे लगा है जब सदी के सबसे बड़े घोटाले का सच इस देश के सामने आ गया। नोटबंदी, जीएसटी का गलत तरह से लागू करना, पीएम केयर्स फंड, ये सब एक तरफ, लेकिन चुनावी बॉन्ड्स को जिस गलत तरीके से आरबीआई से ऊपर होकर के, अधिकारियों से ऊपर होकर के, ये मतलब समझाइए ना टेक्निकली कैसे गलत तरीके से होता, तो वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा नीरज जी? असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, ओपेक, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, ओपेक। अगर सर्वोच्च न्यायालय को हम ना मानते हो तो बात और है, लेकिन बहुत अच्छे से पर्यवेक्षण करके इन शब्दों का इस्तेमाल आज किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, एक बहुत अच्छा निर्णय लिखते हुए। उस निर्णय को पढ़ने की आवश्यकता है ताकि ये पता चले, जिस सूचना के अधिकार को 2005 में इस देश को कांग्रेस ने दिया था, जिसके तहत जो नागरिक हैं उनकी बुद्धिमत्ता को और सुदृढ़ करते हुए हमने ये सुनिश्चित किया कि आपको और हमें अधिकार है ये जानने का कि हमारे अधिकारी, हमारी सरकार, हमारे विभिन्न विभाग जो हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी सूचना अधिकार के तहत आज लाखों याचनाएं जो हैं, याचिकाएं जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और उसी सूचना अधिकार के ऊपर आघात था ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। भाई आप ये देखिए कि 7 वर्ष पहले 20,000 से ज्यादा रुपया कोई भी यदि देता था तो उसे ये घोषित करना पड़ता था कि मैं फला फला ये रुपया इस पार्टी को देने जा रहा हूं, और ये वोटर को जानने का अधिकार है। और 7.5 करोड़, क्षमा चाहती हूँ, 7.5% आपके 3 वर्ष के मुनाफे का ही सिर्फ कोई कंपनी दान में दे सकती थी, चंदे में दे सकती थी। आज कोई भी शेल कंपनी जिसका 1 रुपए का मुनाफा हो, वो इस तरह की जो गोपनीयता वाला जो बॉन्ड है जिसमें कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है, एसबीआई और भाजपा के बीच में सामंजस्य से काम चलता है। 1 रुपए के मुनाफे वाली कंपनी 1000 करोड़ दान दे दे,
किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार नहीं है। आवश्यकता तो सबको है पर अधिकार नहीं था किसी को। आज वो अधिकार सुनिश्चित किया गया। आज लोकतंत्र की, वाजपेयी जी, मेरी, आपकी, भारतीयों की जीत हो गई। ट्रांसपेरेंसी आएगी, काले धन का इस्तेमाल रुकेगा और किसी एक पार्टी के फेवर में जो बहुत पैसे जा रहे थे वो रुकेंगे। ठीक है फैसला? वाजपेयी जी। जी पूछे, मैं सुन नहीं पाया, प्लीज, आई एम सॉरी। कह रहा हूं इस फैसले के बाद हम लोगों ने फैसला समझ लिया, अब ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होगा और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। नहीं, ऐसा तो पहले भी ट्रांसपेरेंसी है हमारे हिसाब से। तो एक बात बताओ ना, अभी हमारे साथियों ने बताया, दो चीजें इन्होंने कही। एक तो पैसे का सोर्स जो है ना, वो क्या है वो पता नहीं चलता था। तो वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सरकार को हक है, वो अमेंडमेंट कर देगी। सरकार को तो, पार्लियामेंट को पूरी पावर है, और पार्लियामेंट तो अब है नहीं, लोकसभा नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस ला सकती है। भाई, ट्रांसपेरेंसी की नीयत तो सरकार की भी है। प्लीज अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि सरकार कोई काले धन का कोई काम नहीं कर रही थी। पेमेंट आई, एक सेकंड, कंपनी के अकाउंट से पेमेंट बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और वो आपने ठीक कहा कि केवाईसी होती है हर चीज की। थ्रू एसबीआई बॉन्ड खरीद के मैंने अपने पास रख लिया। अब ये मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मैं कांग्रेस को दूंगा या बीजेपी को दूंगा। तो ये भी बट नेचुरल है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी के प्रति ज्यादा से ज्यादा जनता का भी रुझान होता है, कॉर्पोरेट का भी रुझान होता है। ये इसको कौन डिस्प्यूट कर सकता है इन चीजों का। हाँ देखिए, क्लैश हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर की है कि इट इज कॉन्ट्रेरी टू द राइट टू प्रिवेसी, नंबर 1, इट इज कॉन्ट्रेरी टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इनकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अगर ये मेजर सरकार उसमें फॉलो कर लेती है या पैरामीटर्स अमेंड कर लेती है और इनको ऐड कर लेती है, तो पॉलिसी सर्वाइव करेगी। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कहाँ कोई जो इतना बड़ा क्या इरादा क्या है फिर गवर्नमेंट का, कुछ तो बताइए वाजपेयी। कौन सा गवर्नमेंट, क्या इरादा क्या है वाजपेयी सरकार का? इस गवर्नमेंट का इरादा, गवर्नमेंट का इरादा बड़ा साफ है। हाँ। ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है। नहीं, इस फैसले को 5,000 करोड़ रुपए, फैसले के बाद क्या इरादा बन रहा है उनका? अब नहीं भाई, इस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें सहयोगी दल, हमने कहा आपको कुछ आइडिया होगा। सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। जी महिमा जी, जल्दी से, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। बस एक बात कहूंगी, एक बिंदु जोड़ूंगी। देखिए, पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं ना एलजेपी के प्रवक्ता, अब वो पारदर्शिता जरूर आएगी जब ये रद्द हो गए हैं। और जब वो पारदर्शिता आएगी तो ये साफ पता चल जाएगा क्विड प्रो को कैसे हुआ। जिन कंपनियों ने दान चंदा दिया भाजपा को, ये 6,046 करोड़ का, उन कंपनियों को क्या क्या फायदे पहुंचाए। अच्छा एक मिनट महिमा जी, कही हुई बात एक बार फिर सच महिमा जी, 952 करोड़ आपको भी मिले हैं, मान लो उसमें से भी कुछ कंपनियां हुई। 5 करोड़ की टोटल संपत्ति है हमारी पिछले। अरे संपत्ति की बात नहीं हो रही, 952 करोड़ एडीआर की रिपोर्ट है, जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे उन्हीं के फेवर की बता रहा हूं मैं आपको। 952 करोड़ आपको भी मिले, मतलब कांग्रेस को। अगर अरे सुनो, सवाल तो सुन लो मैडम, उसमें से मान लो कोई कंपनी निकल आई जिसने एक ठेका लिया होगा, तब क्या मानेंगे आप? क्विड प्रो को था वो कि नहीं था? तब देखिए, जब ऐसा होगा और जब निकल आएगा, तो हम तो पारदर्शिता की मांग तो हम ही कर रहे हैं, और हम ये जानते हुए कर रहे हैं कि हमारे कर्म क्या है। और जिन्होंने पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा दी वो डर रहे हैं, आज आए भी नहीं आपके शो पे। नहीं ऐसा देखो, ये बिल्कुल सही, मैंने उनको बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। और मैं तो हमेशा चैनल पर कहता हूँ कि नहीं, आप भी बहुत सारे मुद्दों पे डर जाते, नहीं आते। रामचरितमानस का इशू होता तो आप भी नहीं आते, आप भी डर जाते हैं। वो छोड़ दीजिए, उस पर एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। कई बार आप भी नहीं आए, अभी हाल फिलहाल में कई बार नहीं आए आप। खैर, विजय जी और प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं, उसके बाद और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, मोटा फैसला ये है कि पहले जो आप गुप्त दान देते थे ना, अब आपको नाम बताना पड़ेगा अपना कि मैंने फलाने जी को इतना पैसा दिया। ठीक यही हुआ है ना सिर्फ? तो अब एक हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का बिल्कुल ठीक की कल्पना कर सकते हैं और इसका बड़ा फायदा होगा। देखिए, जब कानून बनाया गया सरकार की तरफ से कहा ही गया था कि ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और इसलिए इसको लेकर आया गया है।
और अक्सर होता है नीरज जी, आप तो वैसे भी बिजनेस को और जर्नलिज्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई भी कानून बनता है तो एक बार शुरू किया जाता है अच्छी मंशा से, जब वो चालू होता है, उस पर काम होता है तो उसकी खामियां निकल कर आती हैं। लेकिन अक्सर उन कानूनों की खामियों पर सरकारें या जो भी लोग हैं जुड़े हुए, वो उस पर ध्यान देकर उसको अमेंड करते रहते हैं। जो व्यवस्था हमारे कानून व्यवस्था में है कि अमेंड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। आप महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दीजिए, इस पूरे कानून पर ये चर्चा हमेशा से ही होती रही ट्रांसपेरेंसी को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, लॉ मिनिस्ट्री ने और तमाम संगठनों ने बार बार ये बात कही कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहली बात, इस कानून में 3 बड़े कानूनों को बदलाव किया गया। कंपनीज लॉ को किया गया, आरपीए को किया गया, इनकम टैक्स को किया गया। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र करना चाहिए कि जब इस बिल को लाया गया कानून में, तो इसको मनी बिल के तौर पर लाया गया। तब लॉ मिनिस्ट्री ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि मनी बिल के तौर पर क्यों लाया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिस पर बहुत सारी बातें होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट, चंदे का और सत्तारूढ़ दल का तो सीधा संबंध है। आप ट्रांसपेरेंट करें, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, पहले भी ऐसा ही होता था कि जो जिसके पास ज्यादा पावर है उसको ज्यादा पैसा मिलता था, जिनके पास कम पावर थी उनको नहीं मिलता। क्विड प्रोको का मतलब तो यह है कि कांग्रेस के पास 52 एमपीज है, उनको 1100 करोड़ के करीबन चंदा मिला। बीजेपी के पास 303 एमपी है, 6 टाइम्स, उनको 6000 करोड़ मिला है। तो बराबर ही हुआ मेरे ख्याल से गणित में। तो यदि आप देखें, आप तो बिजनेस वाले लोग हैं, 1100 करोड़ 52 पर, और उससे 6 गुना एमपी जिसके पास है उसको 6000 करोड़ रुपए मिला। तो पर कैपिटा चंदा सही है। और फिर टीएमसी जिसकी एक राज्य में सरकार है, टीएमसी की एक राज्य में सरकार है, वहां 900 करोड़ रुपए मिलता है। बीजेडी की एक सरकार है, वहां पर 800 करोड़ मिलता है। डीएमके की एक राज्य में सरकार है, उनको 650 करोड़ रुपए मिल रहा है। इसका मतलब क्विड प्रोको तो है ही ना। और फिर आप देखिए इसमें क्या हुआ, आपने कहा कि 20,000 रुपए से ज्यादा जो चंदा देगा उसका नाम उजागर करेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा गया कि 20,000, वो व्यवस्था तो लागू रहेगी कि यदि नीरज जी, विजय त्रिवेदी 20,000 रुपए दे तो उनको नाम बताना पड़ेगा, लेकिन आप 2,000 करोड़ दें तब नहीं बताना पड़ेगा। उस कानून में जो बदलाव किया गया उसमें कहा गया वो 20,000 वाली व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो लोग देंगे पैसा, उनकी एनोनिमिटी रहेगी, उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। फिर आप देखिए उसमें 1 करोड़ रुपए वाला जो चंदा दिया गया, जो बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं 1 करोड़ रुपए के, उसमें 94% है जो 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, 94% है जो पैसा उसमें से आया। तो ये ऐसे सवाल हैं। और क्विड प्रोको का मतलब ठेका देना नहीं होता। क्या आप सरकार की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव या दबाव बना रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। ठेके के लिए तो बहुत सारे आपने भी बताया, आप तो ज्यादा जानते हैं कि कैसे ठेके लिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं, लेकिन क्या सरकार की नीतियों पर इसका असर पड़ता है। और ठेके और व्यवस्थाओं का असर तो दिख रहा है ना कि राज्यों में भी जहां सरकार है वहां पर भी आप 900 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो इसका संबंध है। एक और चीज जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी का संबंध कहां से आता है इसमें, जहां शेल कंपनीज हों। एक बड़ा जो बदलाव किया गया जिसका जिक्र किया गया यहाँ पर कि 7.5% प्रॉफिट को जो कानून था उसको भी बदल दिया गया। तो बहुत सारी शेल कंपनीज है, जो पैसा दिया जा रहा है वो तो कंपनी, बड़ी कंपनी दे रही है, वो तो समझ में आ जाएगा, प्रतिशोध की भावना का जो एक्सक्यूज आपने दिया है वो ठीक है, लेकिन शेल कंपनीज का क्या एक्सक्यूज है। तो वो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि एक ट्रांसपेरेंसी पर जो मुझे लगा कि एडीआर ने या तमाम लोगों ने जो फैसला जानकारी दी, जो आज हम लगा रहे हैं कि भाई 6,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 1100 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला है, तो ये फिगर कहां से आया, ये फिगर किसने दिया। अगर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये जानकारी कहां से मिली है, क्योंकि एसबीआई आपको बता नहीं रहा, जिसने खरीदा है वो बता नहीं रहा, जिस पार्टी ने लिया है वो बता नहीं रहा है, फिर ये फिगर कहां से आया। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन मुझे एक वोटर के तौर पर ये नहीं पता पड़ रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कल लिस्ट आई है चंदों की, तो उसमें बीएसपी ने लिखा है कि जो कई सौ करोड़ रुपए उनके पास चंदा है, उसमें से एक भी चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, यानी उन्हें किसी का भी नाम बताने की जरूरत नहीं। तो आपके पास इतने सारे रास्ते हैं, और नीरज जी जैसे, अश्विनी जी जैसे, वाजपेयी जी जैसे इतने विद्वान लोग बैठे हैं जो रास्ते बहुत सारे खोल के बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको कैसे चलना है। तो कानून अच्छा हो सकता है, लेकिन कानून को कैसे आप मिसयूज कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार जो पहले लॉ मिनिस्ट्री की, इलेक्शन कमीशन की और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी उस पर ऑब्जेक्शन दिए हैं, उनको ध्यान रखती तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। मंशा ठीक हो, लेकिन यदि उसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा तब भी महत्वपूर्ण है ना। जिधर
तीर लगाया गया निशाने पे ना, वो 7% वाले प्रॉफिट के दायरे में बहुत बैठ जाएगा, इसलिए अदालत की चौखट पे उसको ठहराना बड़ा मुश्किल काम होगा। एनीवे, खैर दुबे जी की बात चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको कैसा लगा फैसला और क्या इससे एक्सपेक्ट करने चाहिए अब हमें? पहले तो मैं अपने भाई विजय त्रिवेदी की प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बहुत ही सुंदर समीक्षा की और बहुत सारे सवाल जो इससे जुड़े हुए थे, हमारे जो अधिवक्ता, योग्य अधिवक्ता मित्र यहाँ पे हैं, उन्होंने तो बहुत सारी बातें साफ की, और लेकिन विजय भाई ने काफी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मेरे दिमाग में भी 2-3 सवाल थे, उनके जवाब उन्होंने उसमें दे दिए। अच्छा, मैं हमेशा से लिखता और बोलता रहा हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने के अलावा और कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी किसी भी किस्म की कोई नैतिकता उसके अंदर है, और जो पारदर्शिता, सरकार की पारदर्शिता अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पारदर्शिता का मानक स्थापित किया है वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसा हर व्यक्ति, इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस कानून का जानकार होना या वित्त मामलों का जानकार होने की जरूरत नहीं है, पहली नजर में ही ये गड़बड़ लगता है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की केंद्रीय समस्या राजनीतिक पॉलिटिकल करप्शन, उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हुए। 74 में जो आंदोलन हुआ था, उससे पहले गुजरात नवनिर्माण समिति ने जो आंदोलन किया था, उसमें मुख्यमंत्री को क्या कहा गया था? चिमण चोर। बार बार, पिछली बार जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था 2011-12 में, सबके केंद्र में बुनियादी, नाम कोई भी दिया जाए, बुनियादी समस्या पॉलिटिकल करप्शन की है। पॉलिटिकल करप्शन खत्म कर दिया जाए या न्यूनतम कर दिया जाए तो हमारे लोकतंत्र में बहुत सी चीजें पारदर्शी हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत सी चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन उसको खत्म करने की बजाय उस पॉलिटिकल करप्शन को एक कानूनी जामा पहना दिया गया, कानूनों में संशोधन करके। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, इसलिए मैं हार्दिक रूप से प्रसन्न हूं इसके ऊपर। पहली बात तो ये है। अब एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में मैं ये देखना पसंद करूंगा कि सरकार इसके लिए क्या पेशबंदी करती है, वो कौन सी पतली गली है जिससे सरकार निकल जाएगी। इस सरकार की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सरकार का जो मैनेजमेंट की क्षमता है, प्रबंधन की क्षमता है, वो अभूतपूर्व है। भारत की किसी भी सरकार में ऐसी क्षमता नहीं रही। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। हो सकता है कि सरकार जब समीक्षा के लिए कोर्ट में जाए, इसकी समीक्षा तो कराने का अधिकार है ही, सरकार जब समीक्षा के लिए कोर्ट में जाए तो हो सकता है कि वो जो मार्च में जो डेडलाइन तारीख दी गई है, उस तारीख को और आगे बढ़वा दिया जाए या बढ़वाने की अपील की जाए। तो अगर वो, तो उससे चुनाव के ऊपर असर बहुत ही कम हो जाएगा इस फैसले का। दुबे सर, दूसरा मेरा जो जिसको देखना मेरी उत्सुकता है देखने की, वो ये है कि विपक्ष इस मसले का कैसे इस्तेमाल करता है। हमारा विपक्ष किसी मसले का इस्तेमाल करने के मामले में बहुत ही कमजोर है। उसको जो मुद्दे आते हैं, मुद्दों को भी वो हाथ से निकाल देता है। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा। प्रोफेसर साहब, आपने जो समीक्षा की वो बहुत शानदार है। अब इसमें बीजेपी से लेकर एसपी तक, यानी 14 करोड़ से लेकर के 5200 करोड़ तक, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, थोड़ा पीछे का है, सब शामिल है। लिया तो सब ने है, केवल सीपीएम को छोड़ दे। सीपीएम ने मना किया कि हम नहीं लेंगे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। ये मैं आज सवेरे से कह रहा हूं इस बात को, दूसरे चैनलों पे, दूसरी जगहों पे। हाँ। अगर विपक्ष ने, किसी पार्टी ने ये मना कर दिया होता कि इलेक्टोरल बोर्ड से जो हमें पैसा मिल रहा है ये हम नहीं लेंगे, हमें आपको पैसा देना है तो दूसरे तरीके से दीजिए, हम इस तरीके से नहीं लेंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार करने के बराबर मानते हैं। तो आज विपक्षी पार्टियां बहुत ही चमकदार चेहरे के साथ यहाँ पर खड़ी होती, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर लड़ाई किस बात की कि उनको ज्यादा मिला हमको कम, इसकी? नहीं, लड़ाई इस बात की नहीं। देखिए, जब अगर मान लीजिए मार्च के महीने में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सब साफ साफ आ गया कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किस पार्टी को कितने दिए, उसको देख के ही लग जाएगा, पता लग जाएगा, तुरंत जांच पड़ताल हो जाएगी कि कितनी शेल कंपनियों, कितनी खोखा कंपनियों के नाम है, कितनी वास्तविक कंपनियां हैं, वो सब पता लग जाएगा। तो उसके आधार पर कुछ राजनीति की जा सकती है, और उससे कुछ बातें सरकार के ऊपर जो इल्जाम लगते हैं उनमें से अगर कोई चीज साबित होती दिखाई पड़ेगी तो उसका सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब सरकार उससे बचने के लिए, चुनाव पे उसका असर ना पड़े, लोकसभा चुनाव पे, उसके लिए कौन सी पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी, लीगल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी, ये हम लोगों की दिलचस्पी का विषय होगा। वाजपेयी जी, पोल खुलने वाली है मार्च में, और राजनीतिक भ्रष्टाचार जो हुआ है, नहीं हुआ दुबे जी? नहीं, नीरज जी, हाँ। ये दुबे जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके विचारों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल करप्शन की वजह से ये स्कीम जो है एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ए केस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन।
करप्शन होती है नहीं होती है ये दूसरा डिबेट है, लेकिन जो ये केस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं कि ये राइट टू प्रिवेसी, प्लीज, राइट टू प्रिवेसी का मतलब क्या है यहां, बल्कि एक और उसमें से एक ब्रांच निकल के आई कि राइट टू प्रिवेसी ऑफ ए सिटीजन एंड राइट टू प्रिवेसी ऑफ ए कॉर्पोरेट कंपनी विच इज हेडेड बाय सिटीजन। सो मतलब क्या हुआ कि राइट टू प्रिवेसी ऑफ सिटीजन वर्सेस राइट टू प्रिवेसी ऑफ ए सिटीजन हो गया। ये बड़ा गंभीर मामला है। देखिए इसको तरीके से समझना होगा, ये बहुत ही गंभीर है। काले धन की बात अलग है, काले धन को रोकने की बात अलग है, ट्रांसपेरेंसी अलग है, और इसके बाद ये जो पॉलिटिकल करप्शन है उसके लिए तो बहुत सारे मेजर्स हमको चेंज करने ही पड़ेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात होती है उसमें पॉलिटिकल फंडिंग की भी बात हुआ करती थी, हम लोग इसको शुरू से उठाते आए हैं। और तीसरा है कि इसको कानूनी जामा पहनाया गया भ्रष्टाचार की वजह से, ये हमें थोड़ा नीचे उतरता नहीं गले में। मैंने कहा भी नहीं, इसलिए नहीं उतरता। मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला लिया, मैंने नहीं कहा भी नहीं। ये मेरी अपनी राय है। नहीं, आपने ये कहा कि पॉलिटिकल करप्शन को कानूनी जामू पहनाया गया, ये आपने कहा है, मैंने नोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, 2018 में ये वाजपेयी जी, मेरा कहना यह है कि जब इस सरकार ने 2018 में तरह तरह के कानूनी संशोधन करके ये स्कीम वो लाई, वो पॉलिटिकल करप्शन को कानूनी जामा पहनाने का तरीका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर फैसला नहीं दिया, ये आपकी बात सही है, और मैंने कहा भी नहीं है। मैंने ये कहा है, मैं ये कह रहा हूं। तो हम उसको और क्लियर कर देते हैं कि सरकार जब इस कानून को लेके आई थी 2018 में, तो सरकार की नीयत ये थी कि काले धन पे, जैसे नोटबंदी का मामला था, उसके पीछे भी नियत यही थी कि काला धन कम किया जाए। उसी की कड़ी चलते चलते ये वाला जो कानून लाया गया, जो बदलाव किए गए 3 कानूनों में, उसके पीछे भी सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से काले धन पे रोक लगाई जाए। और आपको पानी सर से थोड़ी उतर गया है। मैंने जैसा पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का उनको अधिकार है, किसी भी कानून की जुडिशियल स्क्रूटनी करने का सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा अधिकार है। उन्होंने कहा अब एक तरीके से गाइडलाइन क्लियर हो गई कि अगर इस तरह की पॉलिसी आपको बनानी है तो उसमें राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें जो डोनेट करेगा या जो बॉन्ड खरीदेगा उसको अपना नाम पता वगैरह सब इलेक्शन की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो बदलाव क्या हुआ, मतलब पैसा तो ले ही सकते हैं आप, लेकिन वो चेंज करके होगा। अभी आज नहीं, अश्विनी जी, आज बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कीम पूरी पॉलिटिकल करप्शन वाली स्कीम थी क्या, बॉन्ड वाली, जैसा कि निकल के आ रहा बातचीत से? मैं पॉलिटिकल करप्शन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्विड प्रो क्यो, और वो कहा कि लेजिटिमेट पॉलिसी ये है कि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप देते हैं तो आपका एक्सेस लेजिस्लेटर्स के ऊपर बढ़ जाता है, और जब आप लेजिस्लेटर्स के ऊपर आपका एक्सेस बढ़ जाता है चंदा देने के हिसाब से, तो आप जो पॉलिसीज बना, ये भी कोर्ट ने कहीं नहीं कहा किसी पॉलिसी को 2017 से लेकर 2018 में, ये स्कीम जब 2 जनवरी 2018 को इंट्रोड्यूस हुई वाजपेयी साहब, तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि जिसका पैसा आया है वो पॉलिटिकल करप्शन की श्रेणी में आएगा या ब्लैक मनी है या सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का, आपको जो पैसा आ रहा है उसको लेजिटिमेट तरीका भी है देने का, वो लेजिटिमेट तरीका आप अपनाइए और उस पॉलिटिकल पार्टी को आप फंडिंग करिए। जो, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी का है वो फेसेट है पॉलिटिकल एफिलिएशन, और उसका कि वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इवॉल्व करने के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, शायद आपने जस्टिस संजीव खन्ना की, महिमा बहन हमारी बड़ी बहन बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरावाइज डोनेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह बात इनकलकेटेड है कि जो पैरावाइज, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी, आईएनसी, एआईटीसी, एनसीपी, टीआरएस, और सबको कब कहां से कितना पैसा, ऐसा नहीं कह सकते किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा, लेकिन जिसको ज्यादा आया, जिसको कम आया, वो अगर अश्विनी जी, बहुत सिंपल सरल शब्दों में, ये मुकदमा सिर्फ इस बात के लिए था कि उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है, ये इसके सिवा कुछ नहीं था। अरे सबको मिला है भाई, उनको ज्यादा मिल रहा था इसलिए क्योंकि वो फेवर भी कर रहे होंगे। 10 सेकंड मैं लूंगा, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज इस जजमेंट का हवाला देकर के कह रही हैं कि बड़ा बैलेंस, बहुत अच्छा जजमेंट है, बिल्कुल, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ने 2018 से अब तक कहा कि मेरे पास भी इतना चंदा आया,
200 करोड़, 500 करोड़। देखिए हमारे पास भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, जब नहीं कहा तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, कम ज्यादा की ही बात है, कम ज्यादा की बात है। और क्विड प्रोको तो फिर वहां पे भी हो सकता है, जो जिसने चंदा 14 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी को दिया है उधर भी कुछ फेवर लिया हो सकता है, अब पता नहीं कैसे लिया होगा। तो ये तो एक बहुत ही पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। लेकिन एक छोटा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए अश्विनी जी आपसे, जिस कॉरपोरेट ने बॉन्ड खरीद के दिया वो उस कानून के तहत कि मेरा नाम बाहर नहीं आएगा, अब कोर्ट कह रहा है नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आओ सबके बाहर, तो उसके पास लीगल रेमेडी क्या है? जुडिशियल रिव्यू, वो इमीडिएटली उसके पास इस बात का रास्ता है, कोई भी संविधान में उसको चैलेंज करने का राइट नहीं ले सकता। एक ही कानून इस देश में बना है जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो सिटीजन का फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू का है, उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको लेता है। उसके अलावा देश का संविधान की मूल भावना ही है कि आप अपने राइट को अपने लेने के लिए आप अदालत के सामने जा सकते हैं। तो वो जिस समय उसने दिया तो ये सोच करके दिया कि उसका पैसा जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, और यही सोच करके उसने दिया। उसके पास ये रिव्यू। विजय त्रिवेदी जी, अब तो मामला ये दो चीजें निकल गया रही कि भाई हमको कम मिला, उनको ज्यादा मिला। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, फैसले की विवेचना हम लोगों ने काफी कर ली, असर क्या होगा इसका चुनाव में? जहां गुमनामी से पैसा मिल रहा था तो किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, मिला सबको। अब आप करो खुलेआम दो, मैं क्यों दूंगा आपको खुलेआम भाई? अब तो सब संसार में आ जाएगा, ऐसे मैंने दिया, उधर अगले दिन सोशल मीडिया पे हमारा नाम चलेगा कि फलाने जी ने इतना पैसा उनको दिया। तो ये तो और संकट की बात हो गई ना। बिल्कुल 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 नीरज जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ऐसा हम्माम लेकर बैठ जाते हैं जिसमें कर्टेन भी नहीं लगाते? सर तो लगा हुआ है, ओपन जिम, तो हम्माम को थोड़ा कर्टेन के साथ रखा कीजिए। जी बताइए। तो ऐसे हम्माम में बिना कर्टेन वाले पर जब चर्चा होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। देखिए बात यह है कि खुला देना ही तो सबसे मुश्किल है ना, नहीं उसका जो तरीका है वो वही हुआ ना। इसमें केवल जो बात हो रही थी ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, और जो आप सही बात पकड़े हुए हैं कि कम मिला ज्यादा मिला। हालांकि मैंने उसकी गणित आपको बता दी कि 52 MP पर 1000 करोड़ है, 1100 करोड़ रुपए, 303 MP पर 6000 करोड़ रुपए, तो वो कम ज्यादा भी नहीं हुआ कायदे से। तो और फिर आप मोरल हाई ग्राउंड तब ले सकते हैं जिसका जिक्र किया गया कि आप नहीं लेते इस पैसा को, तब ये लड़ाई लड़ते ना। ये मोरल हाई ग्राउंड में हमेशा दूसरी पार्टी इसलिए हार जाती है कि आप एक उद्योगपति के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाते हैं और अपनी राज्य सरकारों में उसी उद्योगपति के साथ बिजनेस करते हैं, तो फिर वो मोरल हाई ग्राउंड नहीं आ पाता। दूसरी बात मैं कानून को लेकर कहना चाहता हूँ, एक तो जुडिशियल रिव्यू का, जैसे अश्विनी जी ने बहुत अच्छे से बात की कि जुडिशियल रिव्यू तो हो ही सकता है, और आपने जो सवाल किया वो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई मैंने पैसा दिया, जब एनोनिमिटी के साथ दिया तो आज मेरा नाम आ जाएगा तो मुश्किल होगी। तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी, दोनों चीजें, कानून की जुडिशियल स्क्रूटनी भी इंपॉर्टेंट है, और उसको झटके के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एक चीज समझिए कि कोई भी कानून होता है, चाहे ये कानून है, मैं इसका दूसरा पक्ष पॉजिटिव बता रहा हूँ, जितने कानून आज हमारे पास बने हुए हैं, आतंकवाद को लेकर हो, बलात्कार को लेकर हो, किसी और चीज को लेकर, क्या उससे सब चीजें रुक गई हैं? नहीं रुकती ना। वो एक मंशा होती है। इसकी मंशा जो सरकार ने बताई कि उसकी मंशा थी कि वो ब्लैक मनी को रोकने का काम करना चाहती है और उसको थोड़ा सा बांधना चाहती है। अब वो मंशा ठीक से पूरी नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो मुझे लगता है सरकार के पास भी ये मौका हो सकता है कि वो इसको अगली बार, यदि आज नहीं हो रहा तो अगली बार इसको नए कानून के तौर पर लाए और ज्यादा बेहतर तरीके से लाए कि उसकी स्क्रूटनी भी हो सके, उसकी जो प्रिवेसी वाला जो मामला है उस पर भी काम हो सके। लेकिन चुनावों में इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर वो असर किससे पड़ेगा? मोरल हाई ग्राउंड आपके पास है ही नहीं ना। 1000 करोड़ रुपए तो आपने लिए हैं ना, 900 करोड़ रुपए तो आपने लिए हैं उसी कानून से। जी 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 800 करोड़ आपने लिए हैं, तो 800 लिए हो, 1000 लिए हो, 1500 लिए हो, 6000 लिए हो, तो आप लड़ाई इसको बना नहीं सकते। क्या कांग्रेस आज इसको चुनाव का मुद्दा बना सकते? मैं ये महिमा जी भी बैठी हुई बताएं कि वो इसको बना सकती हैं, और क्या जवाब देंगे कि 1000 करोड़ रुपए जब आपके पास आया है? तो ये देखिए, पता नहीं सीपीएम के नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया कि हम बॉन्ड से नहीं लेंगे, तो नैतिक अधिकार तो उन्हीं के पास बचता है कि वही सवाल करें इसमें, क्योंकि बाकी तो सब नाम है, सब ने थोड़े थोड़े पैसे लिए। मैं छोटा सा एक ब्रेक लूँ, सीधे आपके पास आऊँगा, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। छोटा सा ब्रेक।